हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 9 अगस्त के डेली करंट अफेयर और सभी प्रश्न क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पिछले 8 महीने का करंट अफेयर परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। हाल ही में भारत में सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये जो सिंगल डोज कोविड-19 की वैक्सीन भारत में लगेगी, इसकी निर्माता कंपनी कौन सी है? तो याद रखना, इसे बनाया है जॉनसन एंड जॉनसन ने। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन ए। जी हाँ, तो देश में जॉनसन एंड जॉनसन की एक खुराक वाली कोरोना वैक्सीन को आपात मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। अब भारत के पास आपात इस्तेमाल के लिए 5 कोविड वैक्सीन हो गए हैं। कौन कौन से? देखो, पहला तो हो गया कोविशील्ड, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। इसको मंजूरी मिली थी 1 जनवरी 2021 को। इसको याद रखना बहुत ही आसान होगा, 1 जनवरी को ही इसको मंजूरी दे दी गई थी। उसके 2 दिनों के बाद 3 जनवरी को मंजूरी मिली थी कोवैक्सीन को, जिसको बनाया है भारत बायोटेक ने। स्पुतनिक 5 को मंजूरी मिली कब? 12 अप्रैल 2021 को। इसको भारत में कौन सी कंपनी बनाती है? डॉक्टर रेड्डीज बनाती है। और मॉडर्ना वैक्सीन, ये अमेरिका की वैक्सीन है, जिसको मंजूरी मिली 29 जून 2021 को। और अब 5वीं वैक्सीन आ गई है जॉनसन एंड जॉनसन की, जिसको मंजूरी मिल गई है कब? 7 अगस्त 2021 को। अच्छा, ये बताओ कि जॉनसन एंड जॉनसन की जो नई वैक्सीन आई है भारत में, इसको कौन बनाएगा? तो फ्रेंड्स, भारत में टीके के उत्पादन को जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने, हैदराबाद की कंपनी है जिसका नाम है बायोलॉजिकल ई, तो बायोलॉजिकल ई के साथ करार किया गया है और इसे WHO की मंजूरी भी मिल गई है। तो याद रखना कि भारत में अब कोविड-19 के 5 टीके हो गए हैं, जिसमें सिंगल यूज वाला जो टीका है वो कौन सा है? तो ये है जॉनसन एंड जॉनसन का टीका। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली सबसे उम्रदराज घुड़सवार मैरी हाना का संबंध किस देश से है? अब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई तरीके से इसको पूछा जा सकता है। एग्जाम में ये भी प्रश्न आ सकता है कि सबसे उम्रदराज जो खिलाड़ी रहा टोक्यो ओलंपिक का, उसकी उम्र कितनी है, या फिर वह किस खेल से संबंधित है, या फिर वो किस देश से संबंधित है? तो याद रखना, ये एक महिला है मैरी हाना, जिनकी उम्र है कितनी? 66 ईयर। हालांकि ये अभी भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई हैं। इसके पहले एक और खिलाड़ी थे या थी जिनकी उम्र थी 70 ईयर। तो नेक्स्ट जब ओलंपिक होगा, टोक्यो में तो नहीं होगा, जब नेक्स्ट ओलंपिक होगा तो भी वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है मैरी हाना, तो निश्चित रूप से ये रिकॉर्ड तोड़ेंगी। ठीक है, तो मैरी हाना का संबंध किस देश से है? तो यह देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया की घुड़सवार मैरी हाना टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली सबसे उम्रदराज एथलीट हैं। 6ठी बार ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रही हाना जो हैं वो 66 साल की हैं। हालांकि इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और कोई भी पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकी, लेकिन इस उम्र में ये हौसला वाकई काबिल तारीफ है। तो टोक्यो ओलंपिक में उतरते ही वो ओलंपिक इतिहास की दूसरी सबसे उम्रदराज महिला एथलीट बन गई हैं। तो दूसरी बन गई हैं, तो पहली कौन है? तो फ्रेंड्स, अब तक की सबसे उम्रदराज महिला एथलीट होने का जो रिकॉर्ड है वो ब्रिटेन की पूर्व घुड़सवार लार्ना जॉनसन का है। ठीक है, लार्ना जॉनस्टन, जिन्होंने 1972 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें 70 साल की उम्र में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो फ्रेंड्स, उम्र जस्ट ए काउंट, ठीक है, सिर्फ एक नंबर है, इस पर मत जाया करो। और देखो, वर्ष 1900 से लेकर 2021 तक ओलंपिक में भारत के 10 स्वर्ण पदक समेत कुल 35 मेडल आए हैं। सबसे ज़्यादा 11 पदक हॉकी में आए हैं। देश के लिए इंडिविजुअल गोल्ड मेडल शूटिंग में अभिनव बिंद्रा और जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के नाम है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखना कि सबसे ज़्यादा जो पदक आए हैं हॉकी में वो 11 नहीं है, ये 12 हो गए हैं। 11 तो जर्मनी के हो गए हैं, तो डेटा थोड़ा सा यहाँ पर बदल गया है। तो अब तक भारत ने कुल मिला के 7 पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 में। इसमें 1 स्वर्ण रहा है नीरज चोपड़ा का भाला फेंक में, 2 रजत रहे हैं मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में, रवि दहिया कुश्ती में, और 4 कांस्य जीते गए। PV संधू जो कि एक शटलर हैं बैडमिंटन, लवलीना बोरगोहन बॉक्सिंग, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी जीता, और बजरंग पुनिया ने भी जीता है कांस्य। तो अब तक जो है 7 पदक जीत चुके हैं भारत, और ये अब तक जितने भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया गया है भारत के द्वारा, उसमें सबसे अधिक पदक टोक्यो ओलंपिक में ही लिए गए हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक
परसिवरेंस रोवर लाल ग्रह पर, लाल ग्रह कौन सा होता है? मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह पर ड्रिल करने में तो सफल रहा, पर मिट्टी को ट्यूब में जमा नहीं कर पाया। अब एक वीडियो यहाँ पर छोटा सा लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, ठीक है, और इसमें दिखाया गया है कि ड्रिल तो हो गई है एक चट्टान में, लेकिन उसमें जो मिट्टी है, मिट्टी को ट्यूब में ये रोवर अभी भर नहीं पाया है। हालांकि अभी ये अंतिम प्रयास नहीं है, प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि परसिवरेंस रोवर को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भेजा है? सही आंसर इसका होगा नासा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब ये तस्वीरें वाकई हमें बहुत ही रोमांचित करती हैं। ये तस्वीरें मंगल ग्रह की हैं और ये है परसिवरेंस रोवर, ठीक है। तो देखो, दो परसिवरेंस रोवर है, ये मंगल की मिट्टी जुटाने में लगा है, लेकिन ड्रिल के बाद मिट्टी कलेक्ट करने में अभी तक तो नाकाम रहा, लेकिन निश्चित रूप से आगे यह सफल भी होगा। नासा के साइंस मिशन डायरेक्टोरेट के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर थॉमस जुरबुचेन ने कहा है कि नया काम हमेशा जोखिम वाला होता है, आगे हम सफल जरूर होंगे। अच्छा, नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना हुई थी तभी जब डीआरडीओ की स्थापना हुई थी भारत में 1958 में। एक दूसरे को हम कर लेते हैं रिलेट। नासा के जो वर्तमान प्रशासक है उनका नाम है विल नेल्सन, ये भी आपको याद रखना है। और परसिवरेंस मार्स रोवर ये 6 फीट 7 इंच लंबा है, 8 फीट 10 इंच चौड़ा है और 7 फीट 3 इंच ऊंचा है। इसे 30 जुलाई 2020 को अमेरिका के केप कैनवरल सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट को बनाने में 11 साल का समय लगा था। इस मिशन को पूरा करने में नासा ने $2.75 बिलियन यानी कि लगभग 19,977 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? मैंने आपको अभी बताया था कि बजरंग पुनिया ने जीत लिया है यहाँ पर कांस्य पदक। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कांस्य पदक जीता गया है उसकी संख्या 4 है। रजत पदक 1, रजत पदक 2 और स्वर्ण पदक 1, ये मैंने आपको अभी भी बताया था। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताया था, तो थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों को करते रहना चाहिए। तो याद रखना कि स्वर्ण पदक अब तक कितने जीते गए हैं? 1 स्वर्ण पदक जीता गया, 2 रजत हो गए, 4 कांस्य हो गए हैं, ठीक है। और ये जो न्यूज़ है इसको आप देख सकते हैं। बजरंग पुनिया redeemed his champion as he earned India's 6th medal of Tokyo 2020 with a clear 8-0 victory in the bronze medal bout। टोक्यो ओलंपिक बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने ये मेडल जो है जीता है। तो एग्जाम में आ सकता है कि कितने किलोग्राम वर्ग में, तो याद रखना 65 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने ब्रोंज को जीत लिया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि EOS-3 को कौन सी स्पेस एजेंसी हाल ही में लॉन्च करेगी? तो ये एजेंसी है इसरो, ठीक है। और ये एजेंसी हमारी ही है, यानी कि हमारे प्यारे भारत की है। तो इसे 12 अगस्त को ही लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और इसे लेकर कौन जाएगा? इसे लेकर जाएगा GSLV F10, ठीक है। और GSLV F10 की यह 14वीं सफल उड़ान रहेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि सफल उड़ान रहेगी, जो इसे भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित करेगा। और ये जो सैटेलाइट होगा EOS-3, ये काम क्या करेगा? तो यह उपग्रह बाढ़, चक्रवात, फसलों, वनस्पतियों की स्थिति, वन आवरण में जो परिवर्तन होगा उस पर यह फोकस करेगा। और जैसा कि आप जानते हो, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवन है। अच्छा, ये बताओ कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये होता है प्रतिवर्ष 7 अगस्त को। 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त को देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और इसी दिन कोलकाता के टाउन हॉल में एक महाजनसभा में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी। भारत सरकार इसी की याद में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाता है। 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में कॉलेज ऑफ मद्रास के शताब्दी कॉरिडोर पर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया था, जिसके बाद से यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो याद रखना कि इसको जो पहली बार सेलिब्रेट किया गया था वो 2015 में किया गया था। 7 अगस्त 2021 को ये 7वां होगा, ठीक है, 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निर्देशक चुना है? तो फ्रेंड्स, ये हैं, क्या नाम है इनका? वीना रेड्डी, ऑप्शन सी। अब वीना रेड्डी कौन है? तो पहली भारतीय अमेरिकी महिला वीना रेड्डी ने गुरुवार को भारत में अमेरिकी एजेंसी US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की हेड का पदभार संभाल लिया है। जो वीना रेड्डी हैं, इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था और वह अमेरिकी विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं। तो याद रखना,
यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का मिशन निर्देशक बनाया गया है वीना रेड्डी को, जो कि कहाँ के रहने वाली हैं, आंध्र प्रदेश की। हाल ही में किस देश के मंगदेचु जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? मंगदेचु जल विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस परियोजना में भारत ने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। और ये परियोजना कहाँ की है? तो ये भूटान की है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। भूटान की भारत सहायता प्राप्त मंगदेचु जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित सिविल इंजीनियर संस्थान के द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। और बात करें इस परियोजना के बारे में, तो इस परियोजना में हर साल 2.4 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से कमी आएगी। तो ये परियोजना जब बन जाएगी तो जो GHG है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, उसमें कमी आएगी। कितनी आएगी? 2.4 मिलियन टन। अतीत में भूटान और भारत ने सामूहिक रूप से भूटान की जल विद्युत ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 12,000 मेगावाट करने का संकल्प लिया है। ब्रुनेल मेडल ऐतिहासिक रूप से दुनिया भर की प्रमुख परियोजनाओं और संगठनों को दिया जाता है। पुरस्कार का 2020 संस्करण मंगदेचु जल विद्युत परियोजना को दिया गया है। भारतीय और भूटानी सरकार के बीच जो यह सहयोग हुआ है, उसके लिए पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर 2020 में की गई है। याद रखना, भूटान की राजधानी है थिम्पू, प्रधानमंत्री हैं लोते सरिंग, और भूटानी मुद्रा कौन सी होती है? भूटानी नगुल्टम, ये भूटान की मुद्रा है। अगस्त 2021 महीने में किस राज्य ने पानी माह को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। तो फ्रेंड्स, लद्दाख में केवल 11.75 मतलब लगभग 12% ग्रामीण परिवारों के पास ही नल के पानी की कनेक्शन है। और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो 100% फैमिलीज़ हैं, सबके पास जो नल होता है ज़मीन से पानी निकालने वाला, वो उपलब्ध हो जाए। और इस तरह से लद्दाख में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेज़ी आने की उम्मीद है। तो जो जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, तो ये जो पहल है, ये उसी पहल का एक हिस्सा है। और आम ग्रामीणों तक स्वच्छ और शुद्ध जल की उपलब्धता ही इसका लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखना, पानी माह या जल माह की शुरुआत कहाँ पर की गई है? लद्दाख में की गई है। किस राज्य के पहलवान लाभांशु शर्मा ने केसरी कुश्ती दंगल 2021 में भारत केसरी पुरस्कार 2021 को जीता है? तो लाभांशु शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं उत्तराखंड के। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स, भारतीय पहलवान लाभांशु शर्मा ने तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 को जीत लिया है। पर याद रखिएगा कि उत्तराखंड के गठन के बाद लाभांशु शर्मा पहले ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने भारत केसरी खिताब को जीता है। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है गर्व की बात है उत्तराखंड के लिए। और ये भी याद रखना कि ये जो दंगल होता है, केसरी कुश्ती दंगल, इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। ठीक है। भारत का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, यानी कि इसे स्थापित किया गया है केरल में। तो फ्रेंड्स, देश में पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में नेशनल सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड एक्सीलेंस इन HF में आया है। बायो बैंक हृदय की विफलता के रोगियों में स्वास्थ्य परिणामों के आनुवंशिक, चयापचय और प्रोटीओमिक्स मार्करों का अध्ययन करने के लिए खोला गया है। तो सही आंसर इसका क्या है? याद रखना, सही आंसर इसका है ऑप्शन डी, केरल। और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 215 की। प्रश्न ये पूछा गया था कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल किए गए हैं? सही आंसर इसका था ऑप्शन सी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के आंसर बिल्कुल करेक्ट रहे। तो फ्रेंड्स, 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश भर से कुल 111 शहरों को शामिल किया गया था। कितने शहरों को? 111। इसमें 14 शहर कहाँ से हैं? इसमें 14 शहर हैं उत्तर प्रदेश से। तो बड़े शहरों में टॉप पर कौन सा शहर रहा? लखनऊ रहा। छोटे शहरों में रहा है टॉप पर झांसी। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 216 की। बताओ कि भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन कहाँ चलेगी? तो प्रश्न बहुत ही आसान है, इसका उत्तर जरूर आप लिख दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर कर दिया करो और अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुँचाया करो। टेलीग्राम पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। और मंथली PDF के लिए साथ ही साथ 8 महीने का जो संपूर्ण करंट अफेयर है उसको डाउनलोड करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।